बहुत पुराने जमाने की बात है। एक राजा जिनका नाम महाराज विक्रम था, उनके महल में एक बहुत सुंदर बाग था। बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे। लेकिन इस बाग में सबसे आश्चर्यजनक चीज थी एक सेब का पेड़, जिसमें सोने के सेब लगते थे। महाराज विक्रम ने इस पेड़ की देखभाल का खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन पेड़ का पहरा दिया करते थे, ताकि कोई सोने का सेब चुराकर ना ले जाए। लेकिन एक दिन की बात है कि बाग के माली ने जब सोने के सेबों को गिना तो उसमें से एक सेब गायब था। उसने दौड़कर महाराज विक्रम को खबर दी। महाराज विक्रम फौरन बाग में पहुंचे। उन्हें ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने पक्के इंतजाम के बावजूद एक सेब किसी ने चुरा लिया। उन्होंने ऐलान किया कि जो कोई सोने के सेब चुराने वाले चोर का पता देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े युवराज अर्जुन ने महाराज विक्रम से कहा कि वो रात में पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। महाराज विक्रम ने उन्हें इसकी इजाजत दे दी। युवराज अर्जुन रात में पहरा देने लगे, लेकिन 2 घंटे बाद ही उन्हें नींद आ गई और वो सो गए। सुबह उठकर जब उन्होंने सेबों को गिना तो वो देखकर चकित रह गए कि रात भर में एक और सेब गायब हो गया था। इसके बाद दूसरी रात को मंझले युवराज प्रताप ने पहरा देने का काम संभाला। उन्हें भी नींद आ गई और तीसरा सेब चोरी हो गया। महाराज विक्रम बहुत चिंतित थे। दरबारियों की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब लोग उदास बैठे थे कि इतने में सबसे छोटा युवराज वीर आया और उसने कहा, आज की रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। महाराज विक्रम इस युवराज से खुश नहीं रहते थे। वो उसे मूर्ख भी मानते थे। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, तुम क्या समझते हो? क्या तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी? तुमसे बड़े और तुमसे ज्यादा समझदार दोनों युवराज इस काम में असफल हो चुके हैं। तुम जाओ अपना काम करो। लेकिन युवराज वीर नहीं माना। उसने महाराज से प्रार्थना की कि उसे एक मौका जरूर दिया जाए। अंत में महाराज विक्रम राजी हो गए। युवराज वीर रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वो किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। जब आधी रात हुई और 12 बजे का आखिरी घंटा बजा तो युवराज वीर ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। उसने देखते देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। युवराज वीर ने फौरन निशाना साधकर तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वो पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि उसका एक सुनहरा पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। दूसरे दिन सुबह युवराज वीर ने महाराज विक्रम को सारी बात बता दी और वह सोने का पंख उनके सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और कीमती था कि महाराज विक्रम उसे देखते ही रह गए। उन्होंने कहा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो वह पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूं कि उस चिड़िया को कोई पकड़ लाए। सबसे पहले युवराज अर्जुन इस काम के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। युवराज अर्जुन ने मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वो तीर छोड़ने ही जा रहा था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, युवराज मुझे मत मारो। पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने 2 धर्मशालाएं मिलेंगी। एक धर्मशाला खूब सजी सजाई और सुंदर होगी, लेकिन तुम उसमें मत ठहरना। तुम उसके सामने वाली दूसरी धर्मशाला में ठहरना, जो बहुत मामूली और देखने में भद्दी सी होगी। ऐसा करने पर तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर युवराज अर्जुन को हंसी आ गई। उसने डांटकर कहा, भाग जाओ यहां से। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। ये कहकर उसने तीर छोड़ दिया। लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। वो बचकर निकल भागी। युवराज अर्जुन आगे चलता गया। शाम को जब वह एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सड़क के किनारे सचमुच 2 धर्मशालाएं थीं। उनमें से एक धर्मशाला खूब सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाजें आ रही थी। दूसरी धर्मशाला भद्दी सी थी और वहां अंधेरा घिरा हुआ था। युवराज अर्जुन सजी सजाई धर्मशाला में ठहर गया। थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था। उधर जब काफी समय बीत गया और युवराज अर्जुन नहीं लौटा तो मंझला युवराज प्रताप सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा। वो भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा तो वही लोमड़ी उसे भी मिली। इस युवराज ने भी लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वह शाम को उस गांव में पहुंचा तो युवराज अर्जुन की तरह सजी सजाई धर्मशाला में ठहरा। वहां के नाचवंग में मस्त होकर वो भी अपना काम भूल गया। यहां तक कि उसे घर लौटने का भी ध्यान न रहा। अंत में सबसे छोटे युवराज वीर ने महाराज विक्रम से कहा, मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा।
महाराज विक्रम को विश्वास था कि जब उनके बड़े दोनों युवराज इस काम में सफल नहीं हुए तो इसे तो और भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उसके जिद करने पर महाराज ने उसे इजाजत दे दी। युवराज वीर तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकला। जंगल में उसे भी लोमड़ी मिली। युवराज वीर ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना और लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसे कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस पर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुमसे खुश हूं और तुम्हारी मदद करूंगी। आओ तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस धर्मशाला तक पहुंचा देती हूं। देखते देखते लोमड़ी की पूंछ काफी बड़ी हो गई और युवराज वीर उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उसी गांव में जा पहुंची। युवराज वीर ने उसकी सलाह को मानकर छोटी और पुरानी धर्मशाला में ही डेरा डाल दिया। वो दूसरी सजी सजाई धर्मशाला से दूर ही रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वो आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उसे वो लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूं कि आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम सीधे चलो। आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही लोग पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि इस समय वो सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर किले में घुसते चले जाना और उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह पर पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली से पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया को पिंजरे सहित किले से बाहर ले आना। चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूलकर भी चिड़िया को उस पिंजरे में मत रखना। अगर तुम उसे लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बाद में पछताओगे। ये कहकर लोमड़ी ने युवराज वीर को फिर से अपनी पूंछ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उसे किले के पास पहुंचा दिया। युवराज वीर ने किले के पास जाकर देखा कि सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे। वो बिना डरे सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर में वो उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। पिंजरे के पास ही 3 सोने के सेब पड़े हुए थे। इन सेबों को देखकर युवराज वीर ने फौरन पहचान लिया कि ये सेब उनके पिता के बाग के ही थे। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि युवराज वीर उसे देखता ही रह गया। वो उसे उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नजर पास ही पड़े एक सुंदर से पिंजरे पर पड़ी। वो पिंजरा बहुत सुंदर था और उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक मालूम पड़ता था। युवराज वीर लोमड़ी के बात को भूल गया और उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे ने बंद कर दिया। लेकिन नए पिंजरे में आते ही चिड़िया ने खूब जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। युवराज वीर पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि बहुत से सिपाही कमरे में घुस आए और उन्होंने उसे पकड़ लिया। अब युवराज वीर को अपनी भूल का पता चला। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उससे क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही उसे खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजा के पूछने पर युवराज वीर ने सारी बात कह सुनाई। राजा बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला दो तो मैं न सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा बल्कि सोने की चिड़िया भी तुम्हें दे दूंगा। युवराज वीर को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वो सोने के घोड़े की तलाश में निकला। किले के बाहर जाने पर उसने देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसने लोमड़ी को सारी बातें बताईं। लोमड़ी निराश होते हुए कहा, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुमने मेरे कहने के अनुसार नहीं किया। मैंने जिस तरह से कहा था अगर तुम उस तरह से काम करते तो इस मुसीबत में नहीं फंसते और सोने की चिड़िया तुम्हें मिल जाती। युवराज वीर बोला, इस बार मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलेगा। मुझे राजा ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वो मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। लोमड़ी ने कहा, खैर मैं तुम्हें माफ करती हूं। अब तुम ऐसा करो कि मेरी पूंछ पर बैठकर सीधे चले जाओ। कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। उसी किले की घुड़साल में तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल देना। लेकिन एक बात याद रखना, वहां घोड़े के पास ही घोड़े पर कसने के लिए 2 जीनें रखी होंगी। उसमें से एक तो पुरानी चमड़े की जीन होगी और दूसरी सोने की जीन होगी। तुम सोने की जीन को छूना भी मत और उस घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीन को कसकर सवार हो जाना और उसे दौड़ते हुए किले से बाहर चले आना। युवराज वीर ने वादा किया कि वह ठीक ठीक वैसा ही करेगा। लोमड़ी ने उसे अपनी पूंछ पर बिठाया और कुछ ही देर में उसे किले के पास पहुंचा दिया। किले के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने उसे नीचे उतारा और फिर वहां से चली गई। युवराज वीर सीधा फाटक से किले में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां के सभी नौकर चाकर सोए हुए थे। थोड़ी ही देर में वो किले की घुड़साल में जा पहुंचा। वहां एक बहुत सुंदर सुनहरा घोड़ा बंधा हुआ था।
युवराज वीर ने पास जाकर देखा कि वह घोड़ा सचमुच सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपने में भी नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोल लिया। जब वो बाहर निकलने लगा तो उसकी नजर एक कोने में पड़ी हुई सोने की जीन पर गई। ये जीन बहुत सुंदर थी और इसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। उसके पास ही एक फटी पुरानी चमड़े की जीन पड़ी हुई थी। युवराज वीर देखने लगा कि कौन सी जीन घोड़े पर कसने ही ठीक रहेगी, और अंत में उसने सोने की जीन को ही घोड़े की पीठ पर रखने का निश्चय कर लिया। उसने कहा, चमड़े की फटी हुई जीन उस घोड़े पर कैसी लगेगी, इससे तो इसकी शोभा कटे हो जाएगी। इसीलिए उसने अपने एक साथी को तलाशा और दोनों मिलकर जीन को घोड़े पर कसने लगे। जैसे ही जीन घोड़े की पीठ पर रखी गई, घोड़े ने फर से छींकना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में बहुत से सिपाही वहां आ गए और उन्होंने युवराज वीर को पकड़ लिया। उन्होंने उसे राजा के सामने पेश किया। राजा ने गुस्से में पूछा, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे? तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। यहां से कुछ ही दूर एक सोने का महल है और उसमें बहुत सुंदर राजकुमारी माया रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। तुम्हें इनाम में ये सोने का घोड़ा दे दूंगा। बेचारा युवराज वीर, वो फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया। उसे मजबूर होकर राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वो सोने के महल की खोज में निकला। कुछ दूर चलने पर फिर से उसे वो लोमड़ी मिली। पता नहीं कैसे लोमड़ी को सारी बातें मालूम हो गई थी। वो बोली, देखो, तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात मान जाते तो ये नई मुसीबत तुम्हारे गले नहीं पड़ती। खैर, मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो, मैं तुम्हें सोने के महल के पास पहुंचा देती हूं। तुम महल के बाहर ही कहीं पीछे छिपे रहना। जब उसने से शाम को राजकुमारी माया तालाब में नहाने के लिए बाहर आए तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसे छूओगे, राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसे वहां से अपने साथ ले आना। उसे वापस महल में मत जाने देना। वो तुमसे कहेगी कि मैं अभी अपने माता पिता से मिलाती हूं, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना, वरना फिर मुसीबत में फंस जाओगे। ये कहकर लोमड़ी ने फिर से अपनी पूंछ फैला दी और युवराज वीर उस पर बैठ गया। देखते देखते लोमड़ी हवा में उड़ती हुई कुछ देर बाद सोने के महल के पास जा पहुंची। महल के पास पहुंचते ही युवराज वीर एक पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। शाम को जब राजकुमारी माया नहाने के लिए किले से बाहर आई तो युवराज वीर ने हिम्मत करके आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। वो बोली, युवराज, तुम मुझे जहां भी ले जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलाने दो। युवराज वीर ने कहा, नहीं, ये नहीं होगा, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी माया रोने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी को रोते देखकर युवराज वीर का मन पिघल गया। अंत में वो राजी हो गया और बोला, जाओ, थोड़ी देर के लिए माता पिता से मिलाओ, लेकिन फिर तुरंत बाहर चले आना। लेकिन राजकुमारी माया ने जैसे ही किले में पैर रखा, किले के पहरेदार जाग गए और उन्होंने युवराज वीर को पकड़ लिया। युवराज वीर बहुत पछताया, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उसे अपने राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत निराश था। उसने उसी वक्त हुक्म दिया, इस युवराज को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर युवराज वीर रोने गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर विचार करने के बाद कहा, मैं अपनी आज्ञा वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। हमारे किले के ठीक सामने ये जो बड़ा पहाड़ है, इसके कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट होती है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोद कर साफ कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और राजकुमारी माया का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। युवराज वीर किले के बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में छोटी सी कुदाली थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ वो 8 दिन में कैसे खोद सकेगा। फिर भी उसे अपनी जान तो बचानी ही थी, इसलिए वो पहाड़ खोदने लगा। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिन तक लगातार खोदने पर भी पहाड़ का सिर्फ एक कोना ही खोद सका। वो दुखी होकर बैठ गया। उसे अब अपने पर बहुत अधिक क्रोध आ रहा था। वो मन में कहने लगा, अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझे हर बार ठीक सलाह दी और मैं हर बार उसका कहना ना मानकर नई नई मुसीबत में फंस जाता हूं। युवराज वीर इस तरह सिर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास लोमड़ी की पूंछ हिलती दिखाई दी। उसने नजर उठाकर देखा, सचमुच वही लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं 7 दिन से तुम्हें पहाड़ खोदते हुए देख रही हूं। मुझे दया आ गई और मैं तुम्हारी मदद के लिए चली आई। जाओ, तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार युवराज वीर ने तय कर लिया था कि अब वो लोमड़ी जिस तरह कहेगी वो उसी तरह करेगा।
वो चुपचाप उठकर एक तरफ सोने चला गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह जब वो सोकर उठा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहां कहीं भी पहाड़ का नाम नहीं था और महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। युवराज वीर सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा उसके काम पर बहुत खुश था। उसने तुरंत अपने वादे के अनुसार राजकुमारी माया के साथ उसका विवाह कर दिया। जब युवराज वीर उस सुंदर राजकुमारी माया के साथ कुछ दूर चला तो उसे रास्ते में फिर वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, बधाई हो युवराज, राजकुमारी माया के साथ तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वे दोनों चीजें तुम्हारे ही लायक हैं और तुम उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हो। युवराज वीर बोला, लेकिन भला मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी माया को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूं। लोमड़ी ने कहा, नहीं, तुम ऐसा काम कभी मत करना। इस राजकुमारी माया के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है और ये अब तुम्हारी ही है। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करो तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल सकती है। तुम पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा खुश होकर तुम्हें सोने का घोड़ा दे देगा। तुम घोड़े पर सवार हो जाना और सवार होकर सबसे विदा लेना। राजकुमारी माया से तुम सबसे बाद में विदा लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी के पास पहुंचो तुम उसे हाथ से पकड़कर घोड़े के ऊपर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का तेज से तेज घोड़ा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जाओ, तुम पहले इतना काम पूरा करो, इसके बाद आगे का काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैं तुम्हें वहां रास्ते में मिलूंगी। युवराज वीर ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने उससे कहा था। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का घोड़ा दिया तो युवराज वीर उस पर सवार हो गया और उससे विदा लेने लगा। अंत में वो राजकुमारी माया को उठाकर घोड़े को तेजी से दौड़ाया और किले से बहुत दूर निकल आया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर लोमड़ी बोली, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी प्राप्त कर लो। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास पहुंचोगे तो वो इस घोड़े को देखकर बहुत खुश होगा। तुम उससे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दे दो, तब मैं ये घोड़ा तुम्हें दूंगा। जब वो पिंजरा तुम्हारे पास लाएं तो तुम पिंजरा उसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। बस ऐसे चिड़िया तुम्हें मिल जाएगी और कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं सकेगा। इस बार भी युवराज वीर ने ठीक वैसा ही किया। वो राजकुमारी माया के साथ ही घोड़े पर बैठा रहा और जब राजा ने उसके हाथ में सोने की चिड़िया का पिंजरा दिया तो उसने देखते देखते लात मार दी और सोने का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। कुछ दूर चलने पर लोमड़ी से मिला। युवराज वीर ने उससे कहा, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे ना सिर्फ सोने की चिड़िया मिली बल्कि सोने का घोड़ा और इतनी सुंदर राजकुमारी माया भी मिल गई। बताओ मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? मैं तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर देना चाहता हूं। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम खुश हो तो मेरा एक काम कर दो। तुम एक तीर चलाकर मुझे मार दो। इस समय तुम यही सबसे बड़ा काम मेरे लिए कर सकते हो। युवराज वीर ने कहा, भला ये कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की और मैं बदले में तुम्हें मार दूं? मुझसे ये नहीं होगा। ये सुनकर लोमड़ी बहुत खींची और बोली, अगर तुम ये मेरा काम नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूं कि तुम दो बातें जरूर याद रखना। एक तो तुम किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और दूसरे तुम ऐसे लोगों के लिए धन मत खर्च करना जिन्हें फांसी मिलने वाली हो। युवराज वीर बोला, भाई तुम भी अजीब हो, तुम्हारी बातें मेरी समझ में ही नहीं आती। भला मैं कभी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और ऐसे आदमियों पर धन क्यों खर्च करूंगा जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो? लेकिन लोमड़ी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अलविदा कहकर वहां से चली गई। युवराज वीर सोने का घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा। राजकुमारी माया उसके साथ ही बैठी हुई थी और सोने की चिड़िया का पिंजरा उसके हाथ में था। कुछ ही देर में युवराज वीर उस छोटे गांव में जा पहुंचा जिसमें वे दोनों धर्मशालाएं थीं। गांव के लोग और खास तौर से बच्चे उसे देखने के लिए बाहर आ गए। सोने के घोड़े पर इतने सुंदर युवराज के साथ बैठी एक राजकुमारी माया को देखकर सभी लोग चकित थे। इतने में युवराज वीर ने देखा कि गांव के बगीचे में एक जगह बहुत से लोग जमा हैं और कुछ शोर हो रहा है। युवराज वीर के पूछने पर लोगों ने बताया कि वहां दो आदमियों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। युवराज वीर उधर ही चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने पहचान लिया कि जिन आदमियों को फांसी देने वाले थे वे और कोई नहीं बल्कि उसके ही भाई युवराज अर्जुन और युवराज प्रताप थे। वे लोग तब से उसी सजी सजाई धर्मशाला में रह रहे थे और तरह तरह के बुरे काम करते थे। वे जुआ भी खेलते थे और जुए में बहुत सा धन हार चुके थे। उन्होंने लोगों से बहुत सा रुपया भी उधार लिया था। इन्हीं सब बातों से चिढ़कर अब गांव वाले उन्हें फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे। युवराज वीर भला ये कैसे होने देता? उसने लोगों से कहा, मुझसे रुपया ले लो और इन लोगों को छोड़ दो। उसके बहुत कहने सुनने पर लोग राजी हो गए और उन्होंने उन दोनों आदमियों को रिहा कर दिया। युवराज भी अपने भाइयों को छुड़ाकर आगे चला। कुछ दूर चलने पर जंगल में उन्हें कुआं दिखाई दिया। इस पर युवराज वीर के भाइयों ने कहा, कुछ देर कुएं के पास आराम करते हैं,
ठंडा पानी पीने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। युवराज वीर राजी हो गया। अब तक वो ये भी भूल चुका था कि लोमड़ी ने विदा होते समय उससे क्या कहा था। वो घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और आराम करने लगा। उसके दोनों भाइयों ने मौका देखकर उसे कुएं में धकेल दिया। इसके बाद उन्होंने घोड़े पर राजकुमारी माया को बिठाया और सोने की चिड़िया का पिंजरा उठाकर वहां से चलते बने। कुछ ही देर में वे लोग अपने राज्य में लौट आए। घर लौटकर उन्होंने महाराज विक्रम से कहा, हम लोग सोने की चिड़िया को पकड़ लाए हैं। इसी चिड़िया ने हमारे बाग में से सोने के सेब चुराए थे। इसके साथ ही हम ये सोने का घोड़ा और राजकुमारी माया भी लाए हैं। महाराज विक्रम बहुत खुश हुए। सारे राज्य के लोग खुशियां मनाने लगे, लेकिन राजकुमारी माया खुश नहीं थी। वो बराबर रोती रहती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। यही नहीं, घोड़े ने भी दाना पानी बंद कर दिया और सोने की चिड़िया भी उदास रहने लगी। महाराज विक्रम ने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो राजकुमारी माया खुश हुई और ना ही सोने के घोड़े और सोने की चिड़िया ने दाना खाना शुरू किया। उधर युवराज वीर कुएं में गिर गया था, लेकिन वो मरा नहीं। कुआं बहुत गहरा था, लेकिन उसमें पानी बहुत थोड़ा था। वो कुएं में बैठा बैठा अपने भाग्य को कोसता रहा। अब उसे फिर उसी लोमड़े की याद आई और वो पछताने लगा कि अगर मैंने उसका कहना मान लिया होता तो मैं मुसीबत में ना फंसता। युवराज वीर ने जैसे ही लोमड़ी को याद किया, लोमड़ी ना मालूम कैसे कुएं के मुंह पर आ पहुंची और बोली, देखो युवराज, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, लेकिन तुम नहीं माने। खैर चलो, अब आखिरी बार मैं फिर तुम्हारी मदद कर देती हूँ। लो, मेरी पूंछ पकड़कर कुएं से बाहर निकल आओ।